नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में मानसरोवर खंड के चौथे छंद की व्याख्या को हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, जाकर देख लीजिए। सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाएंगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संदर्भ की। तो संदर्भ दोस्तों यहाँ पर वही रहेगा जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, जाकर देख लीजिए और संदर्भ आप एक पास कहीं पर नोट कर लीजिए। संदर्भ आपका वही रहेगा जब तक हम मानसरोवर खंड समाप्त नहीं कर देते हैं। संदर्भ सेम रहेगा। अब बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग हर एक छंद का अलग रहेगा। तो समझिए, यहाँ पर प्रस्तुत काव्य खंड में जायसी ने मानसरोवर में पद्मावती के स्नान करने का भव्य चित्रण प्रस्तुत किया है और साथ ही पद्मावती को ब्रह्म स्वरूपिणी के रूप में चित्रित करके उसके सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। तो जायसी ने यहाँ पर पद्मावती को ब्रह्म के स्वरूप में दिखाया है, या फिर पद्मावती यहाँ पर साधारण नारी न होकर ब्रह्म के स्वरूप में प्रस्तुत की गई है। अब हम बात करते हैं व्याख्या की। तो पहली पंक्ति है यहाँ पर, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकुलाई। पद्मावती मानसरोवर के किनारे आती हैं और अपने जूड़े को खोलकर बालों को बिखरा देती हैं। यहाँ पद्मावती का वर्णन नायिका के रूप में भी हुआ है और पद्मावती यहाँ पर परम ब्रह्म के स्वरूप को भी दर्शाती हैं। इसीलिए पद्मावती का वर्णन हर जगह भव्यता के साथ किया गया है, दिव्य स्वरूप के साथ में किया गया है। यहाँ पर पद्मावती विशिष्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए जैसे ही पद्मावती आती है, ऐसा लगता है मानो हर जगह उसका प्रभाव ही छा गया हो। पूरी सृष्टि पर पद्मावती का ही प्रभाव छा गया हो। फिर अगली पंक्ति है, ससिमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झांप लीन चहु पासा। ससिमुख चंद्रमा के समान मुख। पद्मावती का जो मुख है, जो चेहरा है, वो चंद्रमा के समान चमक रहा है और मलयगिरी पर्वत से आने वाली जो सुगंध है, वैसी ही चंदन की खुशबू पद्मावती के शरीर से आ रही है, या फिर पद्मावती का शरीर चंदन की खुशबू से महक रहा है और उसके लहराते लंबे बालों की लटों ने नागिन के समान पद्मावती को चारों ओर से ढक लिया है। चूंकि यहाँ पर पद्मावती ब्रह्म स्वरूपिणी है, तो जिसने पद्मावती को ढक लिया, मानो उसने पूरी सृष्टि को ही ढक लिया हो, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब अगली पंक्ति समझिए, ओनई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनु राहा। चारों तरफ ऐसा लग रहा है मानो पूरी सृष्टि अंधकारमयी घटा के उमड़ने से उसी में छिप गई हो, या चारों तरफ बादल ही बादल उमड़ आए हों और सारे संसार पर अंधकार ही छा गया हो। और ऐसा लग रहा है मानो राहु चंद्रमा की शरण में चला गया हो। और यहाँ पर चंद्रमा कौन है? पद्मावती हैं, क्योंकि जब राहु और चंद्रमा की युति होती है तो एक अद्भुत कार्य होता है, और यहाँ पर अद्भुत कार्य ही हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि राहु चंद्रमा की शरण में चला गया हो। अगली पंक्ति है, छपिगे दिन ही भानु कै दशा, ले निस नखत चांद पर गसा। पद्मावती के मुख के चारों ओर बालों के बिखरने से क्या हुआ? उसके चेहरे की आभा को, उसके चेहरे की खूबसूरती को देखकर सूर्य देवता भी अचंभित हो गए और दिन में ही जाकर छिप गए और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया।
और इस अंधकार में पद्मावती रूपी चांद तारों सहित, तारे यहाँ पर कौन है? सखियां हैं, और चांद कौन है? पद्मावती। तो पद्मावती रूपी चांद तारों सहित निकल आया हो या फिर प्रकट हो गया हो, ऐसा यहाँ पर जायसी ने प्रस्तुत किया है कि मानो जो चांद है वो पद्मावती हैं और उनकी जो सखियां हैं वो क्या हैं? तारागण हैं। तो पद्मावती रूपी चांद तारों सहित निकल आया हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। फिर अगली पंक्ति है, भूलि चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। अब यहाँ पर बात की जा रही है चकोर पक्षी की, जो चंद्रमा को देखने के लिए रात में आता है, लेकिन वह भी पद्मावती के चेहरे को देखकर भ्रमित हो गया है और पद्मावती के चेहरे को ही चांद समझकर उसी को लगातार निहार रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये जो काले काले बाल हैं ये मेघ हैं, अर्थात बादल हैं, और उसी में चमकता हुआ जो पद्मावती का चेहरा है वह चांद है। तो यहाँ पर जो चकोर पक्षी है वो भी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर, उसके चेहरे की आभा को देखकर वह भी भूल गया कि यह चांद है या फिर किसी का चेहरा है, और चांद समझकर वो उस चेहरे को देखने के लिए आ गया। फिर अगली पंक्ति है, दमन दामिनी कोकिल भाखी, भौहें धनुष गगन लेई राखी। पद्मावती जब हंसती हैं तो उसके श्वेत उज्ज्वल दांत बिजली के समान चमक रहे हैं, और जब वह बोलती है तो ऐसा लगता है कि कोयल बोल रही हो, अर्थात उसकी वाणी बहुत मधुर है, और उसकी भौहें आकाशीय इंद्रधनुष के समान लग रही हैं। तो यहाँ पर कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से जिस प्रकार का वातावरण प्रस्तुत किया है उसी के अनुसार सभी चीजें संयोजित की हैं। फिर अगली पंक्ति है, नैन खंजन दुह केलि करेही, कुछ नारंग मधुकर रस लेही। पद्मावती की आंखें क्रीड़ा करते हुए खंजन पक्षी के समान सुशोभित हो रही हैं, और उसके कुछ अर्थात स्तन नारंगी फल के समान लग रहे हैं, जिसका श्यामल अग्रभाग ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नारंगी पर कोई भौरा बैठा हुआ रसास्वादन कर रहा हो या फिर रस पान कर रहा हो। फिर आखिरी पंक्ति है जो कि एक दोहा है, सरवर रूप विमोहा, हिये हिलोर हिले, पाँव छुए मकुपावा, एहिमिस लहरें दे। पद्मावती के सौंदर्य को देखकर मानसरोवर भी मोहित हो गया, मग्न हो गया, पद्मावती की तरफ आकृष्ट हो जाता है, और उसका हृदय भी हिलोरे लेने लगता है, और उसके पैरों को छूने के लिए अपनी लहरें उसकी तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पर जो मानसरोवर है वो भी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और अपनी लहरों को बढ़ाकर धीरे धीरे से अपनी लहरें पद्मावती की तरफ बढ़ाकर उसके पैरों को स्पर्श करना चाहता था, उसके पैरों को छूना चाह रहा है। तो ये हो गई व्याख्या। अब हम बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य की। तो सबसे पहले एक पॉइंट आप समझिए, यहाँ कवि ने पद्मावती के नख सिक का वर्णन एक साधारण स्त्री के रूप में न चित्रित करके सूफी काव्यानुसार परम ब्रह्म के रूप में चित्रित किया है। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि पद्मावती यहाँ पर एक साधारण स्त्री नहीं है, पद्मावती को यहाँ पर परम ब्रह्म के रूप में चित्रित किया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भाषा यहाँ पर ठेठ अवधी है, यानी शुद्ध अवधी भाषा, रस श्रृंगार रहेगा, क्योंकि पद्मावती के रूप सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, और छंद चौपाई और दोहा रहेगा। अलंकार यहाँ पर रहेंगे रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान अलंकार। तो आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।